क्या व्यापार करने के सारे पुराने नियम आज भी उतने ही कारगर हैं? हमें हमेशा से सिखाया गया है कि एक बड़ी योजना बनाओ, फंडिंग जुटाओ, बड़ी टीम बनाओ और फिर काम शुरू करो। लेकिन आज हम जिन स्रोतों पर चर्चा कर रहे हैं, वो इस पूरी सोच को सिरे से खारिज करते हैं। हमारे पास जेसन फ्राइड और डेविड हेनमायर हैंसन की किताब रीवर्क का सारांश है और हमारा मिशन है इसके 10 सबसे क्रांतिकारी विचारों को समझना। जो काम करने के पारंपरिक तरीकों पर सीधे सीधे सवाल उठाते हैं। हाँ, और ये किताब सिर्फ सलाह नहीं देती, ये एक तरह का यूं कहिए घोषणा पत्र है। हम्म। इसका मूल मंत्र बहुत सीधा है, काम को सरल रखो, कम करो पर बेहतर करो। ये पारंपरिक बिजनेस ज्ञान और एक नए मिनिमलिस्ट दर्शन के बीच का टकराव है। मतलब जो बड़ी कंपनियां करती हैं जरूरी नहीं कि वो हमारे लिए भी सही हो। बिल्कुल। आज हम इन्हीं विचारों की गहराई में उतरेंगे और देखेंगे कि इन्हें असलियत में कैसे लागू किया जा सकता है। तो चलिए, सबसे पहले और सबसे बुनियादी विचार से शुरू करते हैं, जो कहता है योजना बनाना सिर्फ अनुमान लगाना है। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि हमें तो हमेशा लंबी चौड़ी बिजनेस योजनाओं के बारे में बताया जाता है। किताब इस पर इतनी सख्त क्यों है? क्योंकि लेखक तर्क देते हैं कि लंबी योजनाएं आपको एक झूठे सुरक्षा के एहसास में रखती हैं। बाजार, तकनीक, ग्राहकों की जरूरतें, ये सब इतनी तेजी से बदलती हैं। हाँ, हर कुछ महीनों में। सही कहा। तो आज बनाई गई 5 साल की योजना शायद 5 महीने भी न टिके। आप उन चीजों पर नियंत्रण करने की कोशिश कर रहे होते हैं जो आपके नियंत्रण से बाहर हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई दिशा ही ना हो, लेकिन महीनों तक एक काल्पनिक दस्तावेज बनाने के बजाय उस ऊर्जा को आज के काम पर लगाना बेहतर है। ठीक है, तो अगर लंबी योजनाएं बनाना समय की बर्बादी है, तो फिर विकल्प क्या है? और मुझे लगता है इसका सीधा संबंध अगले विचार से है। अभी शुरू करें, छोटा शुरू करें। लेकिन अक्सर लोग सही समय या सही टीम या सही फंडिंग का इंतजार करते रहते हैं, और किताब कहती है कि यही सबसे बड़ा भ्रम है। वो सही समय कभी नहीं आता, बल्कि कम संसाधनों के साथ शुरुआत करना एक मजबूरी नहीं, बल्कि एक फायदा है। एक फायदा? वो कैसे? इसे रचनात्मक बाधा या क्रिएटिव कंस्ट्रेंट कहते हैं। जब आपके पास कम पैसा और कम लोग होते हैं, तो आप फिजूल की चीजों पर ध्यान नहीं दे सकते। आप मजबूर हो जाते हैं कि सिर्फ सबसे जरूरी काम पर ध्यान दें और समस्याओं के सरल रचनात्मक समाधान निकालें। बिल्कुल। एक बड़ी शुरुआत में बहुत सारा पैसा और समय अक्सर ऐसी चीजों पर खर्च हो जाता है जो मायने ही नहीं रखती, और ये धीमी विफलता की ओर ले जाती है। इसी से जुड़ा एक और दिलचस्प विचार है जो पहचान के बारे में है। एक स्टार्टर बने, उद्यमी की छवि नहीं। आजकल एंटरप्रेन्योर शब्द के साथ एक ग्लैमर जुड़ गया है। देर रात तक काम करना, हमेशा व्यस्त रहना, फंडिंग की बातें करना। हाँ। किताब इस छवि को क्यों चुनौती दे रही है? क्योंकि ये छवि अक्सर काम से ध्यान भटकाती है। देखिए, उद्यमी की पहचान बाहरी मान्यता पर निर्भर हो सकती है, जैसे मीडिया कवरेज, निवेशक या फैंसी टाइटल। लेकिन स्टार्टर वो है जो बस काम शुरू कर देता है। हाँ, जो कुछ बनाता है, किसी समस्या को हल करता है, उसकी पहचान उसके काम से होती है, उसकी छवि से नहीं। ये दर्शन आपको बाहरी शोर से हटाकर आपके मूल काम पर वापस लाता है। ये मानसिकता का एक बहुत बड़ा बदलाव है। तो एक बार जब आप इस सोच के साथ काम शुरू कर देते हैं, तो काम करने के तरीके पर भी रीवर्क के विचार बहुत अलग हैं। और अगला विचार तो मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत पसंद आया, क्योंकि ये आज के हसल कल्चर पर सीधा हमला है। ये कहता है, नशे की तरह काम करना उत्पादकता नहीं है। बिल्कुल। वर्कहोलिज्म को अक्सर मेहनत और लगन का प्रतीक माना जाता है। हाँ, एक बैज ऑफ ऑनर की तरह। सही कहा। लेकिन लेखक इसे अक्षमता इनएफिशिएंसी का संकेत मानते हैं। देर रात तक काम करना, वीकेंड पर भी लगे रहना, ये दिखाता है कि आप अपने समय का सही इस्तेमाल नहीं कर रहे, या आपकी प्राथमिकताएं स्पष्ट नहीं हैं। हाँ, या आप बस काम को फैला रहे हैं। असली उत्पादकता 8 घंटे के केंद्रित काम से आती है, 16 घंटे के थके हुए काम से नहीं। बर्नआउट से हीरो नहीं बनते, बल्कि आप बस थक जाते हैं और खराब फैसले लेते हैं। तो अगर स्मार्ट काम करना है, तो सबसे ज्यादा समय बर्बाद कहाँ होता है? किताब के अनुसार इसका एक बहुत बड़ा अपराधी है मीटिंग्स। और उनका एक सबसे विवादास्पद विचार है, मीटिंग्स जहरीली होती हैं। ये बहुत मजबूत शब्द है। हाँ, और वो जानबूझकर इसका इस्तेमाल करते हैं। उनका तर्क है कि मीटिंग्स काम के दिन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देती हैं, जिससे किसी भी गहरे या सार्थक काम के लिए जरूरी फोकस बनाना नामुमकिन हो जाता है। बिल्कुल। ये ऐसा है जैसे आप एक बहुत जरूरी काम कर रहे हैं और हर 10 मिनट में कोई आकर आपका कंधा थपथपाए।
1 घंटे की मीटिंग सिर्फ 60 मिनट नहीं लेती, वो आपके दिन के 3 घंटे के फोकस को तोड़ देती है। और मीटिंग का असली खर्च वो तो सिर्फ 1 घंटा नहीं है। नहीं, ये 1 घंटा गुणा उस कमरे में मौजूद हर व्यक्ति के समय के बराबर है। ज्यादातर मीटिंग्स की योजना ही ठीक नहीं होती, उनमें बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी जरूरत नहीं होती और वो बिना किसी ठोस नतीजे के खत्म हो जाती हैं। लेकिन बड़ी टीमों में जहां सबको एक साथ लाना जरूरी है, वहां मीटिंग्स के बिना काम कैसे चलेगा? क्या इसका कोई व्यवहारिक विकल्प है या ये सलाह सिर्फ छोटी टीमों के लिए है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। किताब ये नहीं कहती कि कभी मीटिंग करें ही नहीं, वो कहती है कि इसे आखिरी विकल्प की तरह इस्तेमाल करें। पहले देखें कि क्या बात ईमेल, मैसेज या एक साझा दस्तावेज से हो सकती है। और अगर करनी ही पड़े तो उसके सख्त नियम हो, एक स्पष्ट एजेंडा हो, कम से कम लोग हों, एक टाइमर सेट हो और मीटिंग किसी ठोस फैसले के साथ खत्म हो। उनका मानना है कि असल सहयोग शांत, केंद्रित काम से होता है, न कि एक कमरे में बैठकर घंटों बातें करने से। तो अपने समय को बचाने और फोकस बनाए रखने का एक और शक्तिशाली तरीका है जो किताब बताती है, बहुत बार ना कहें। ये सुनने में आसान लगता है पर करने में बहुत मुश्किल है। हाँ, क्योंकि हमें हाँ कहने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, लेकिन सफल कंपनियां और लोग इस बात से परिभाषित होते हैं कि वे किन चीजों को ना कहते हैं। जैसे कि ध्यान भटकाने वाले नए अवसर। हाँ, या ग्राहकों के हर अनुरोध, अतिरिक्त फीचर्स, नकली तात्कालिकता, इन सबको ना कहना पड़ता है। ना कहना सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, बल्कि अपने ही अच्छे विचारों के लिए भी जरूरी है। मतलब जब आप एक प्रोडक्ट बना रहे होते हैं तो 100 नए विचार आते हैं, लेकिन हर विचार पर काम करना संभव नहीं है। ना कहना आपको अपने मुख्य लक्ष्य पर केंद्रित रखता है। यह अनुशासन की बात है। सूत्र सीधा है, फोकस इज इक्वल टू प्रोग्रेस। ठीक है, तो हमने मानसिकता और काम करने के तरीके को समझ लिया। अब प्रोडक्ट और ब्रांड बनाने के दर्शन पर आते हैं। यहाँ भी कुछ बहुत ही व्यावहारिक सलाह हैं, जैसे आधा प्रोडक्ट बनाएं पर अधूरा नहीं। इन दोनों में क्या फर्क है? ये एक बहुत ही जरूरी अंतर है। मान लीजिए आप 10 फीचर्स बनाना चाहते हैं। अधूरा प्रोडक्ट बनाने का मतलब है कि आप 10 फीचर्स पर काम शुरू कर देते हैं और कोई भी ठीक से काम नहीं करता। हर जगह कमियां होती हैं। सही। लेकिन आधा प्रोडक्ट बनाने का मतलब है कि आप उन 10 में से सिर्फ 5 सबसे जरूरी फीचर्स चुनते हैं और उन्हें बेहतरीन तरीके से बनाते हैं। वो 5 फीचर्स पूरी तरह से काम करते हैं, उपयोगी हैं और ग्राहक को एक शानदार अनुभव देते हैं। बाकी के 5 आप बाद में बना सकते हैं। ग्राहक भ्रम को नहीं, स्पष्टता को पसंद करते हैं। बिल्कुल। कम फीचर्स वाला एक मजबूत प्रोडक्ट बहुत सारे आधे अधूरे फीचर वाले प्रोडक्ट से हमेशा बेहतर होता है। तो प्रोडक्ट बनाने को लेकर दो बातें सामने आती हैं। पहले तो कम फीचर्स बनाओ पर अच्छे बनाओ, और दूसरा जो इससे जुड़ा हुआ है वो है अभी लॉन्च करें, बाद में सुधारें। क्या इन दोनों में कोई विरोधाभास नहीं है? एक तरफ आप क्वालिटी की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ जल्दबाजी की। ये विरोधाभास जैसा लगता है, पर है नहीं। अभी लॉन्च करें का मतलब ये नहीं है कि आप एक खराब या टूटा हुआ प्रोडक्ट बाजार में उतार दें। इसका मतलब है कि आप अपने आधे प्रोडक्ट, जो कि अपने आप में पूरा और बेहतरीन है, उसे लॉन्च करने के लिए परफेक्शन का इंतजार ना करें। अच्छा। कई कंपनियां महीनों या सालों तक अपने प्रोडक्ट को परफेक्ट बनाने में लगी रहती हैं और उसे कभी लॉन्च ही नहीं कर पाती। रीवर्क का तर्क है कि वास्तविक सुधार ग्राहक की प्रतिक्रिया से आता है। जब तक आपका प्रोडक्ट असली उपयोगकर्ताओं के हाथों में नहीं जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या काम कर रहा है और क्या नहीं। तो योजना बनाने में फंसे रहने के बजाय एक अच्छा काम करने वाला संस्करण लॉन्च करके सीखना बेहतर है। ये समझ में आता है। अब ब्रांडिंग की बात करते हैं। पारंपरिक सोच ये है कि मार्केटिंग तब शुरू होती है जब प्रोडक्ट तैयार हो जाता है, लेकिन किताब कहती है मार्केटिंग रूस का काम है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मार्केटिंग कोई अलग विभाग या गतिविधि नहीं है। ये आपके हर काम का हिस्सा है। पहले दिन से ही अपनी कहानी साझा करना शुरू करें। आप क्या बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं, आपको क्या मुश्किलें आ रही हैं, आपने क्या सीखा? हाँ, ये सब साझा करें। ब्लॉग लिखें, सोशल मीडिया पर पोस्ट करें, पर्दे के पीछे की प्रक्रिया दिखाएं। यह विज्ञापन चलाने से बहुत अलग है। इससे आप सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं बेच रहे होते, बल्कि एक दर्शक वर्ग बना रहे होते हैं। एक ऑडियंस। हाँ, लोग आपकी यात्रा से जुड़ते हैं। जब आप लॉन्च करते हैं तो आपके पास पहले से ही ऐसे लोग होते हैं जिन्हें आपकी परवाह है। यह पारदर्शिता और विश्वास बनाता है, जो किसी भी विज्ञापन अभियान से ज्यादा शक्तिशाली है।
तो अगर आप अपनी कहानी और अपने विश्वासों को साझा कर रहे हैं तो ये सीधे तौर पर किताब की सबसे साहसिक सलाह से जुड़ जाता है। एक पक्ष चुनें। इसका मतलब क्या है कि हर किसी को खुश करने की कोशिश ना करें। बिल्कुल। स्रोत कहता है कि आपकी एक राय होनी चाहिए, आपका ब्रांड बोल्ड होना चाहिए। जब आप हर किसी को खुश करने की कोशिश करते हैं तो आप किसी को भी प्रभावित नहीं कर पाते। आप बेस्वाद और उबाऊ हो जाते हैं। सही कहा। तटस्थ न बने। जब आप किसी चीज के लिए खड़े होते हैं, चाहे वो डिजाइन को लेकर आपका नजरिया हो, ग्राहक सेवा को लेकर आपकी नीति हो या काम करने के तरीके को लेकर आपका दर्शन हो, तो आप अपने जैसे लोगों को आकर्षित करते हैं। हो सकता है कि आप कुछ लोगों को नाराज करें, लेकिन जो लोग आपसे जुड़ेंगे वे आपके वफादार प्रशंसक बनेंगे। लोग स्पष्टता वाले ब्रांड को फॉलो करते हैं, भ्रमित करने वालों को नहीं। तो इन सभी विचारों का सार क्या है? अगर हम इन सभी बिंदुओं को एक साथ देखें तो ऐसा लगता है कि रिवर्क काम को जटिल बनाने के खिलाफ एक आंदोलन है। कम सिद्धांत, ज्यादा काम, कम शोर, ज्यादा स्पष्टता। कम योजना ज्यादा करना। हाँ, यह एक तरह से अव्यवस्था को हटाना और सिर्फ जरूरी चीजों पर ध्यान केंद्रित करने का दर्शन है। आपने इसे बिल्कुल सही तरीके से समझा। और ये दर्शन सिर्फ उद्यमियों या स्टार्टअप संस्थापकों के लिए नहीं है, ये हर उस व्यक्ति के लिए एक मानसिकता है, चाहे वो फ्रीलांसर हो, क्रिएटर हो या किसी बड़ी कंपनी की टीम का हिस्सा हो, जो अपने काम करने का तरीका बदलना चाहता है। यह उन लोगों के लिए है जो परिणामों पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं, ना कि सिर्फ व्यस्त दिखने पर। हाँ, ये कम संसाधनों में ज्यादा प्रभाव पैदा करने का एक खाका है। ये हमें याद दिलाता है कि काम टिकाऊ होना चाहिए, थकाने वाला नहीं। ये एक बहुत ही शक्तिशाली संदेश है। आज की दुनिया में जहां हर कोई ज्यादा के पीछे भाग रहा है, ज्यादा फीचर्स, ज्यादा घंटे, ज्यादा मीटिंग्स, ये किताब कम की ताकत को उजागर करती है। तो अंत में श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक सवाल। रीवा कहती है कि एक पक्ष चुनो, एक मजबूत राय रखो। आज की दुनिया में जहां अक्सर सबको खुश रखने का चलन है, काम का वो कौन सा एक मूल विश्वास या आइडिया है जिसके लिए भीड़ के खिलाफ भी खड़े हुआ जा सकता है, भले ही वो अलोकप्रिय क्यों ना हो।